All the thoughts shared in this video is of the author of the book being taught. I have no intention to insult or hurt anybody's feelings. Welcome to Science Classroom, the step to your dream. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंशिएंट इंडिया का चैप्टर 29, जो कि इसका आखिरी चैप्टर भी है। इसमें हम लोग पूरे के पूरे बुक को कंक्लूड कर देंगे, है ना। तो इस चैप्टर का नाम है लेगेसी इन साइंस एंड सिविलाइजेशन। कहने का मतलब इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है साइंस के प्रति और सिविलाइजेशन के प्रति इस दुनिया में। एंशिएंट इंडियंस का जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो इस चैप्टर्स के जो टॉपिक्स होंगे हमारे वो होंगे कि सबसे पहला टॉपिक होगा कि रिलीजन में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या लेगेसी दिया है इंडिया ने। उसके बाद देखेंगे जो वर्ना सिस्टम इंडिया में डेवलप हुआ उसका क्या इम्पैक्ट था, है ना। यहाँ पे ये किस तरह का सिस्टम, है ना, डेवलप हुआ और कैसे कैसे ये इंडिया के ग्रोथ में ओवरऑल इसका क्या कंट्रीब्यूशन था। इसके अलावा इंडिया का जो भी एंशिएंट, है ना, फिलोसॉफिकल सिस्टम्स था, हम लोगों ने पढ़ा भी है इससे पहले, है ना, फिलोसॉफिकल स्कूल्स जितने भी इंडिया के थे उसके बारे में। इसके अलावा इंडिया के क्राफ्ट्स और टेक्नोलॉजी में क्या, है ना, इम्प्रूवमेंट था, क्या डेवलपमेंट था। फिर पॉलिटी को देखेंगे कि एंशिएंट इंडिया में किस तरह का पॉलिटी चल रहा था, है ना, मतलब पॉलिटिकल सिनेरियोज़ को भी देखेंगे, किस तरीके का मैनेजमेंट था, गवर्नमेंट चलता था। इसके अलावा इंडिया का साइंस एंड मैथमेटिक्स के डिफरेंट फील्ड्स में, है ना, क्या कंट्रीब्यूशन था। मेडिसिन्स में इंडिया जो एंशिएंट इंडिया है, जो एंशिएंट इंडियंस थे उन्होंने क्या क्या डेवलप किया। फिर हम लोग देखेंगे ज्योग्राफिकल नॉलेज क्या था एंशिएंट इंडियंस का। और सबसे एंड में देखेंगे आर्ट एंड लिटरेचर, है ना, जिसमें हम लोग अलग अलग तरह के बुक्स के बारे में पढ़े हैं, अलग अलग स्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। तो इन सब टॉपिक्स को हम लोग इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा रिलीजन। देखिए, रिलीजन का कंसेप्ट अगर समझिएगा आप लोग तो इस तरीके से समझिए कि जो जब भी नेचर के साथ ह्यूमंस का, ना, कन्फ्रंटेशन हुआ है, कहने का मान लीजिए कि अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम नेचर में है तो उसको हम लोग स्टडी करते हैं, समझते हैं, उसके बाद उससे अगर वो ख़तरनाक है तो उससे बचने का उपाय निकालते हैं। और जैसे कि मान लीजिए बारिश, ठीक है, बारिश के पैटर्न को हम लोग सबसे पहले बारिश देखा हुआ इंसानों ने घुमंतु जब जीवन जी रहे थे तब बारिश उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं दे रही होगी, लेकिन जब सेटल लाइफ जीने लग गए तो उनको एक छत चाहिए होगा, ठीक है, उनको अपने मवेशियों के लिए छत चाहिए होगा, हर तरह का सुविधा चाहिए होगा। तो उन्होंने क्या किया, फिर फसल उगाने लगे तो बारिश के पैटर्न को देखा कि कब बारिश ज़्यादा होती है तो ज़्यादा पानी वाले फसल को उस टाइम पे लगाएं, इस टाइप का पैटर्न्स का भी स्टडी किया। तो जब 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 ह्यूमंस का, है ना, कन्फ्रंटेशन हुआ है किसके साथ, नेचर के साथ, तो उस वजह से क्या हुआ कि बहुत तरह का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। ह्यूमंस ने टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया। इसके अलावा जो भी नेचर के अंदर हो रहा है, जो भी फिनोमेना, उसको, है ना, एक साइंटिफिक आउटलुक दिया, मतलब उसको समझने का एक लॉजिकल ज़रिया दिया, है ना। एक कह सकते हैं कि इलॉजिकल बातें नहीं, जिसका एक कह सकते हैं साइंटिफिक तरीका हुआ समझने का, वो डेवलप किया उन्होंने। और कई सारे, देखिए इसके बाद भी क्या होता है ना कि कई सारी डिफ़िकल्टीज़ उन्होंने ऐसा पाया जो कि इनसरमाउंटेबल था, जिसका मतलब सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था, जिसको समझना, है ना, इनएक्सप्लिकेबल था। कहने का मतलब जो बहुत जटिल था, समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो जो दो फॉर्म हुआ नेचर का, कह सकते हैं, एक जो बाउंटी है ना, बाउंटी कहने का मतलब जो फ़ायदा है, हॉस्टिलिटी, उससे जो जिस तरह का नुकसान है। तो नेचर के इन दोनों, है ना, जो बाउंटी और हॉस्टिलिटी था, इन दोनों के साथ कन्फ्रंटेशन होने के बाद अब जो समझने वाला था, जो समझने लायक था, वो समझते चले गए लोगों, और जो नहीं समझ पा रहे थे उसके लिए उन्होंने रिलीजन और सुपर नेचुरल एजेंसीज़ को ठहराया। कहने का मतलब कुछ चीज़ें जो हमें नहीं समझ में, जैसे कि मान लीजिए कि हमारी, जैसे हम लोग अपने डेस्टिनी की बात करते हैं कि यार ये हुआ हमारे साथ तो क्यों हुआ, अब इसका साइंटिफिक कोई आउटलुक वो लोग डेवलप नहीं कर पाए, तो इसको उन लोगों ने एक डिवाइन एजेंसी के थ्रू, या कह सकते हैं कि एक डिवाइन एजेंसी को इसका रिस्पॉन्सिबल माना। कहने का मतलब हमारे साथ जो हुआ वो हमारा कर्म है, या फिर मान लीजिए वो हमारा नसीब है, किस्मत है, अलग अलग तरह का, और जिसको जो है ईश्वर चलाता है, इस टाइप से, है ना, रिलीजन का। और इसी तरीके से कह सकते हैं जादू टोना भी आया,
है ना, हम लोग आगे देखेंगे कि ऐसी चीज़ों का इलाज के लिए जादू टोना आया, है ना। रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो एक सुपरनेचुरल बीइंग जिसको हम लोग आजकल ईश्वर भगवान अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रिलीजन का डेवलपमेंट हुआ। तो जो ब्रह्मनिज्म है और जो हिंदुइज़्म है ना, दोनों एक ही है। ये बहुत ही डोमिनेंट रिलीजन रहा अर्ली इंडिया में, इंडिया के शुरुआती टाइम में, है ना, डोमिनेंट रिलीजन रहा। और इसने आर्ट को इन्फ्लुएंस किया, लिटरेचर को डेवलप किया और सोसाइटी का एज अ होल डेवलप किया। इसके अलावा, है ना, बुद्धिज़्म भी यहाँ डेवलप हुआ। और बुद्धिज़्म जो है वो सोसाइटी को तो डेवलप किया ही, साथ में जो इंडियन आर्ट, लैंग्वेज और लिटरेचर है ना, उसको यहाँ भी इंडिया में भी बहुत ज़्यादा डेवलप करवाया। और जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो मॉन्क्स है ना, आसपास के कंट्रीज से आए थे यहाँ सीखने के लिए, तो यहाँ के कल्चर को, यहाँ के टेक्निक्स को, है ना, वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स बाहर भी लेके गए, जो साउथ ईस्ट, है ना, एशियाज़ में हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक वैसे ही जो जैनिज़्म है ना, वो भी जो है इंडियन आर्ट और लिटरेचर के डेवलपमेंट में रोल, है ना, निभाया आपने। हालांकि उसका बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, शुरू में भी नहीं थे, आज भी नहीं है। और ये मोस्टली जो है ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ को ही फेवर करता है। तो जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ हैं वो ही इनको ज़्यादा अपनाते हैं। तो गुजरात, राजस्थान, इस एरिया में इनके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो इसने भी क्या किया कि जो इंडियन आर्ट और लिटरेचर है उसको काफ़ी मात्रा में इन्फ्लुएंस किया। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना सेकंड टॉपिक, जो कि है वर्ना सिस्टम। देखिए, वर्ना सिस्टम के बारे में हम लोग बहुत पहले भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो वर्ना सिस्टम है ना, उस टाइम पे जितने भी एंशियंट, है ना, सोसाइटीज़ थे, है ना, इंडिया जो एंशियंट इंडियन सोसाइटी था, उसके अलावा जितने भी दूसरे एंशियंट सोसाइटीज़ थे, वहाँ पे जो सोशल क्लासेस थे, है ना, कह सकते हैं जो सोसाइटी के अलग अलग वर्ग के लोग थे, उनका जो ड्यूटीज़ था और जो फंक्शंस था, है ना, उसको लॉ के द्वारा फिक्स कर दिया गया था, कानूनी रूप से फिक्स कर दिया गया था। और कानून को, है ना, इन्फोर्स कौन करता था, स्टेट क्या करता था, ठीक है। लेकिन एंशियंट इंडिया में क्या हुआ ना, कि ये जो ड्यूटीज़ हैं सोशल क्लासेस को, है ना, इसको दो तरफ से सैंक्शन मिल गया। एक सैंक्शन मिला स्टेट का, है ना, मतलब लॉज का, और एक सैंक्शन मिला रिलीजन का। कहने का मतलब रिलीजन का भी ठप्पा लग गया कि हाँ भाई, तुम वैश्य हो तो तुम किसी तरह का बिजनेस ही करोगे, ट्रेड ही करोगे। ये तो एक ठप्पा लग गया। अभी रिलीजन के हिसाब से भी लग गया, और जो स्टेट का जो उस टाइम पे सिस्टम था, है ना, पॉलिटिकल सिस्टम था, उस हिसाब से भी इसको, है ना, इन्फोर्स कर दिया गया, ठीक है। और जो भी, है ना, जो भी अपने इस फंक्शन से, ना, अपने अपने जो भी उनको काम दिया गया उससे हट जाते थे और गलत और गुनाहगार साबित हो जाते थे, उन लोगों को सेक्युलर पनिशमेंट दिया जाता था। तो यहाँ पे सेक्युलर पनिशमेंट कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि भाई जो है पनिशमेंट जो था वो शक्ल देख के, रेस देख के दिया जा रहा था। ओवरऑल पनिशमेंट फिक्स था कि इस तरीके का जुर्म होगा, ऐसा ऐसा पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे वर्ना सिस्टम जो था वो इतना ज़्यादा डीप रूटेड हो गया था कि जितने भी सेक्रीफाइसेस थे, रिचुअल्स थे, है ना, यज्ञ थे, पूजा था, है ना, उन सब का जो तरीका था और उन सब में से कौन कर सकता है, ये सारा का सारा रिचुअल्स और पेनांसेस को परफॉर्म करना भी, है ना, ये उनके वर्णास के अकॉर्डिंग होता था, अपने हिसाब से नहीं। जो वर्ण है, किस वर्ण में क्या क्या अलाउड है, उस हिसाब से हो, है ना, उन लोगों को इजाज़त था। अब देखिए क्या हो ना कि यही वर्ण धीरे धीरे जब आगे बढ़ता गया टाइम, हम लोग देखे हैं कि आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे छोटे छोटे कास्ट्स में, है ना, जिनको जाति कहा गया, उसमें डिवाइड हो गया, और फिर कास्ट से सब कास्ट में डिवाइड होता चला गया, ठीक है। और ये जितने भी जाति थे और कास्ट थे, ये पहले फंक्शंस के हिसाब से थे कि हाँ भाई, जिसका जैसा कर्म है वैसा उसका वर्ण है। बाद में इसको क्या कर दिया गया है ना, हेरिडिटरी कर दिया गया, लॉ और रिलीजन दोनों की तरफ से, कि हाँ भाई, अगर आप एक वैश्य के यहाँ पैदा हुए हैं तो आप वैश्य ही रहेंगे, आप एक क्षत्रिय के यहाँ पैदा हुए हैं तो आप क्षत्रिय ही रहेंगे। जबकि हम लोग देखते हैं कि जो भगवत गीता है उसमें भी कहा गया है कि जो वर्ण है ना, वो आपके कर्म के आधार पे है। अगर आप एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए हैं तो इसलिए आप ब्राह्मण नहीं होंगे, ब्राह्मण तब होंगे जब आपके पास ज्ञान होगा। और अगर आपके पिताजी ब्राह्मण थे और आप जो हैं वो जाहिल हैं, तो आप एक शूद्र की कैटेगरी में आएंगे। तो फंक्शन के हिसाब से वहाँ पे बांटा गया। लेकिन हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे सोसाइटी के अंदर, है ना,
ये क्या कर दिया गया, हेरिडिटरी कर दिया गया कि हाँ भाई अब ये उनके बर्थ पे हो गया कि वर्ण बाय बर्थ, है ना, आप बाय बर्थ एक वर्ण के साथ पैदा हुए हैं। ठीक है, तो वर्ण का मतलब ही बदल दिया गया। ठीक है, अब हुआ क्या ना, देखिए जो वर्ण जितने भी वर्णास थे, ये जो अर्ली इंडिया था उसमें बहुत अच्छा प्रोग्रेस दिखाया। कहने का मतलब कि पहले लोग जैसे तैसे जीवन जी रहे थे, वर्ण होने की वजह से क्या हुआ कि क्लासेस बढ़ गया कि ये क्लास ये काम करेगा, वो क्लास वो काम करेगा, और वो क्लासेस अपना काम कर रहे थे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, सोसाइटी का ग्रोथ हुआ और इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ। तो कहने का मतलब जो एंशिएंट इंडियन सोसाइटी था उसका डेवलपमेंट हुआ। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो प्रोड्यूसिंग और लेबरिंग क्लासेस थे, कहने का मतलब वैश्याज और जो निचली जाति थी शूद्रा, है ना, सॉरी वर्ण था शूद्राज, उन दोनों को क्या कर दिया गया कि उन दोनों को आर्म पोजेस रखने का इजाज़त नहीं था। वो लोग लड़ाई पीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो तलवार रखने का हक है, तीर कमान चलाने का हक है, वो किसको था, वो था क्षत्रियाज को था। तो हुआ क्या कि लेबरिंग क्लासेस और प्रोड्यूसिंग क्लासेस, क्षत्रियाज और वैश्याज और शूद्राज, इन दोनों को ना तलवारबाजी के लिए अनुमति नहीं दी गई, ना हथियार चलाने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है, और धीरे धीरे इस तरीके के सेंटिमेंट्स डेवलप हो गया कि, है ना, हर एक वर्ण जो है दूसरे वर्ण को कह सकते हैं कि हीन भावना से देखने लग गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, है ना, कि जितने भी, अब देखिए इससे क्या हुआ कि सारे वर्ण अलग अलग हो गए कि भाई ये तो हमसे छोटा वर्ण है, इसका क्या ही कहना। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जितने भी अप्रेस्ड वर्ण्स थे, कहने का मतलब जो छोटी जाति होंगे, छोटे वर्ण के थे, अगर उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो क्योंकि उनको धार्मिक रूप से आर्म रखना अलाउड नहीं था, स्टेट तो छोड़िए धार्मिक रूप से ही अलाउड नहीं था, तो अब वो एक साथ एकजुट होकर के जो प्रिविलेज क्लास था, ब्राह्मण्स और क्षत्रियाज, उनके खिलाफ, है ना, हल्ला बोल नहीं कर सकते थे, उनके खिलाफ रिबेल नहीं कर सकते। तो ये भी फ़ायदा हुआ और सोसाइटी स्टेबल ग्रोथ करता चला गया। भगवद गीता में हम लोग देखते हैं कि भगवद गीता में ये सिखाया जाता है कि, है ना, जो भी इंसान है उस इंसान को, है ना, पूरी ज़िंदगी अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्म की रक्षा यहाँ पे भाई रिलीजन नहीं कहना है, यहाँ पे धर्म मतलब जिस काम के लिए आप पैदा हुए हैं, जो काम आप कर रहे हैं ना, धर्म आपका बिलीफ सिस्टम हो गया, आपका फंक्शन हो गया, कह सकते हैं कि आपका पूरा जीवन हो गया, है ना। तो भगवद गीता में कहा गया कि आप अपने धर्म की रक्षा करें। एक इंसान को अगर अपना जीवन भी त्याग कर देना पड़े धर्म के रक्षा में तो कर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वो धर्म नहीं है कि भाई हम हिंदू हैं या फिर हम मुस्लिम हैं तो भाई अगर इस पे आँच आ गया मार काट कर दो। यहाँ पे धर्म है जो हमारा बिलीफ है, जो हमारा मानना है, जो हमारा काम है। ठीक है, इसको हम लोगों को मानना है कि जैसे सत्य बोलना, ठीक है, किसी को धोखा नहीं देना, ये सब। ठीक है, अब कोई भी अपने धर्म से नहीं हटेगा, ये भगवद गीता में ही कह दिया गया। तो कहने का मतलब जो वैश्याज थे वो क्षत्रियाज के खिलाफ नहीं, मतलब क्षत्रियाज नहीं बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जब माने हुआ तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत फ़ायदा हुआ कि अब जो है, क्योंकि भाई धार्मिक किताब में ही कह दिया गया कि आप अपना धर्म नहीं बदलेंगे, आप अपने धर्म की रक्षा करेंगे पूरी ज़िंदगी, है ना, दूसरे के धर्म को अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, ये दूसरे के धर्म को जब आप अडॉप्ट कीजिएगा तो ये ख़तरनाक होगा, ये सीधा कह दिया गया। तो अब क्या हुआ कि लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। तो जितने भी लॉ, है ना, लोअर ऑर्डर्स थे, जो छोटे ऑर्डर्स, छोटे क्लासेस के थे, उन्होंने पूरी मेहनत, है ना, पूरी मेहनत से अपना काम किया, क्योंकि इसके अलावा उनको ये भी बिलीफ दिलाया गया, उनको ये भी विश्वास दिलाया गया कि आप इस जन्म में अच्छा करेंगे तो जो अगला जन्म है ना, नेक्स्ट वर्ल्ड है या नेक्स्ट बर्थ है, उसमें आपकी लाइफ बढ़िया होगी, है ना, कि आप एक बढ़िया बेटर लाइफ डिज़र्व कीजिएगा अगर इस जन्म में आप अच्छा काम कीजिएगा, जिस भी आप वर्ण में पैदा हुए हैं। ठीक है, अब इस बिलीफ से क्या हुआ कि लोगों को आपस में फ्यूड्स कम होने लगे, झगड़ा कम होने लगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जो एक्चुअली में प्रोड्यूस कर रहा था, जो वैश्य वर्ण था, वैश्य क्लास था, वो एक्चुअली में, है ना, खेती बाड़ी किया करता था और, है ना, जो भी अनाज उग जाता था वो एज अ टैक्स किसको दे देता था, क्षत्रियास को, जो क्या करते थे, प्रीस्ट को भी दे दिया करते थे। प्रीस्ट्स मतलब कहने का मतलब ब्राह्मण्स और जो क्षत्रियास है, ये दोनों मस्त एकदम मस्ती काट रहे थे, और जो प्रोड्यूस कर रहे थे वो वैश्यास थे। अब ये कह सकते थे ना वैश्यास कि भाई हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी आबादी ज़्यादा, तुम क्यों फ्री में खाओगे। ठीक है, लेकिन ये नहीं कहे, क्योंकि इन लोगों ने ये भरोसा किया कि
ठीक है, इस जन्म में ऐसा जा रहा है, अगले जन्म में हम बेटर रहेंगे। तो इस है ना बिलीफ से क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो गए और टेंशन्स कम हो गया जितने भी क्लासेस थे उनके बीच। ठीक है, अब जो रिलीजियस प्रोमिसेस इस टाइप का है ना लोगों से किया गया, इससे क्या हुआ कि जितने भी फ्यूड्स थे वो ख़त्म हुआ और बिना फ्यूड्स के सारे क्लासेस अपना अपना काम कर रहे थे। अब क्योंकि फ्यूड्स कम होगा, झगड़ा कम होगा, तो इसी वजह से हम लोगों को जो एंशंट इंडिया है, जो एंशंट सोसाइटी है, उसमें है ना कोर्शन एक्सरसाइज होते हुए बहुत हार्ड नहीं देखा गया। कहने का मतलब कि दूसरे है ना क्लासेस, जो छोटी क्लासेस थे, जो लोअर ऑर्डर्स थे, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा अत्यंत रूप में अत्याचार होते हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सब लोग बिलीफ पे काम कर रहे थे कि हाँ ठीक है, हम इसमें पैदा हो गए क्योंकि हम पिछले जन्म कुछ गलत किए होंगे, ठीक है इस जन्म को झेलते हैं, इसमें मेहनत करते हैं, अगले जन्म में हम लोग अच्छी जगह पैदा होंगे, अच्छे वर्ण पैदा होंगे। तो इसलिए वो भटकते नहीं थे अपने धर्म से, वो रिबेल नहीं करते थे, तो उनके खिलाफ स्टेट या रिलीजन या एज ए सोसाइटी एज अ होल किसी भी तरह का कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना एक्शन देखने को हम लोगों को एंशिएंट सोसाइटी में नहीं मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो फिलोसॉफिकल सिस्टम्स था एंशिएंट इंडिया का वो। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि जो एंशिएंट इंडियन थिंकर्स थे, है ना, जो पुराने थिंकर्स थे, उसमें क्या होता था कि वो इस पूरे के पूरे जो वर्ल्ड है, पूरी की पूरी जो दुनिया है, उसको एक भ्रम की तरह से देखते थे कि भाई ये तो सत्य नहीं है, ये तो झूठ है, जो दुनिया है ये झूठ है, भाई असल जो चीज़ है वो यहाँ से मरने के बाद है, मोक्ष है। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिज्म जिसको कहते हैं कि वर्ल्ड को इल्यूजन की तरह से देखना और ज़्यादा फोकस करना कि जो आत्मा है उसको परमात्मा के साथ मिलाना है, मतलब मोक्ष, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सत्य है, और ये जो धरती है और ये जो जीवन है ना, जो वैश्विक जीवन है वो असत्य है, एक भ्रम है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, ये था स्पिरिचुअलिस्टिक व्यू। तो हम लोग देखते हैं कि जो एंशिएंट इंडिया था है ना, उसका बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो फिलॉसफी है और जो स्पिरिचुअलिज्म है वर्ल्ड में, उसका एंशिएंट इंडिया कह सकते हैं कि बहुत बड़ा है ना कंट्रीब्यूटर है। इंडिया में 6 है ना डिफरेंट फिलोसफिकल स्कूल्स देखने को मिलते हैं, जो हम लोगों ने चैप्टर 25 में भी पढ़ रखा है, जैसे कि संख्या था, योगा था, न्याय था, वैशेषिका था, मीमांसा था, वेदांता था। ये 6 है ना फिलोसफिकल स्कूल्स थे। ठीक है, इसमें हम लोगों को ज़्यादातर में इस जो स्पिरिचुअलिस्टिक व्यू है वो देखने को मिलता है, कुछ में हम लोगों को मटेरियलिस्टिक व्यू देखने को मिलता है, जैसे कि मटेरियलिस्टिक जो फिलोसफी था वो हम लोगों को संख्या में देखने को मिला, जो कि सबसे पहले है ना कपिला ने दिया था, जो कि अराउंड 580 BC के अराउंड वो पैदा हुए थे। अब संख्या सिस्टम के हिसाब से ये जो फिलोसफिकल सिस्टम था, इसके हिसाब से क्या था कि ये जो धरती है ना, ये गॉड ने नहीं बनाया बल्कि प्रकृति ने बनाया, मतलब ये अपने आप बना है। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा धरती है और ह्यूमन लाइफ है, ये नेचुरल फोर्सेस के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ना कि भगवान इसको कोई चला रहा है। कोई भगवान नाम की चीज़ नहीं, कोई इसको नहीं चला रहा, ये धरती अपने आप, ये जो प्रकृति है अपने आप को चला रही है। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं सबको प्रकृति ही चला रही है। ये था मटेरियलिस्टिक व्यू कहने का मतलब। ठीक है, अब जो मटेरियलिस्टिक फिलोसफी था उसमें सबसे कह सकते हैं कि बड़ा कंट्रीब्यूशन था चरवाका का। ठीक है, जो चरवाका था वो थे वो 6th सेंचुरी BC के अराउंड, मतलब कपिला के ही आसपास के टाइम में, कंटेम्प्रेरी कह सकते हैं उनको, है ना, वो रहा करते थे। और उन्होंने जो फिलोसफी दिया जिसको हम लोग लोकायत कहते हैं। ठीक है, लोकायत जो है वो चरवाका का दिया हुआ मटेरियलिस्टिक फिलोसफी है। ठीक है, तो चरवाका का कहना था कि जो भी है ना मैन के सेंसुअल ऑर्गन्स, जो सेंस ऑर्गन्स हैं, आँख, नाक, है ना, कान, ये जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं है ना ह्यूमन के, अगर इसके द्वारा जो भी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं हो पा रहा है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता ही नहीं। कहने का मतलब जैसे भगवान, ना वो दिखते हैं, ना वो सुनते हैं, ना वो उनका टच पता चलता है, ना ही उनका टेस्ट पता चलता है। कहने का मतलब जो भी हमारा सेंस ऑर्गन है उनमें भगवान नाम की जो चीज़ है वो है ना फील ही नहीं होती, एक्सपीरियंस नहीं होती, तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये चरवाका का कहना था। ठीक है, अब देखिए ये था मटेरियलिस्टिक व्यू। लेकिन अब जब हम लोग देखते हैं कि जब कोई देश
इस तरीके से ग्रोथ कर रहा होता है टेक्नोलॉजी में, साइंस में और इकोनॉमी में, है ना, तो हम लोग देखते हैं कि धीरे 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 रिलीजन का वहाँ पे जो कंसेप्ट है वो कमज़ोर होता चला आता है। रिलीजन का जो व्यू है, वो सारी बातें जो इलॉजिकल हैं वो कम होती चले जाती हैं, क्योंकि लोग पढ़ते चले आते हैं और इलॉजिकल बातों से विश्वास उठाते चले जाते हैं। ठीक है, तो जैसे वहाँ भी क्या हुआ ना कि ये फिलॉसफी चली आ रही थी, लेकिन क्या हुआ कि जो इंडिया का है वो जो ट्रेड था उसमें डिक्लाइन आ गया, ट्रेड कम हो गया, क्राफ्ट्स कम हो गए, और जो शहरीकरण था, कहने का मतलब अर्बनिज्म था, वो भी डिक्लाइन कर गया। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि अब लोग ज़्यादातर गरीब रहे, ठीक है, बहुत अमीर नहीं रहे, बहुत डेवलप नहीं रहे, है ना, पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनको पहले अपना पेट भरना था, ज़िंदा रहना ज़रूरी था। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो मटेरियलिस्टिक व्यू था वो चला गया बैक फुट पे, और जो फ्रंट फुट है, कह सकते हैं कि फोर फ्रंट है ना, उस पर आ गया आइडियलिस्टिक व्यू। कहने का मतलब जो है ना स्पिरिचुअलिस्टिक जो सिस्टम था फिलोसफी का, वो सबसे पहले या सबसे आगे आ गया। इस वजह से आज तक हम लोग देखते हैं कि वो ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अब ये जो फिलोसफी का सिस्टम है, जो आइडियलिस्ट सिस्टम है, ये वही वाला सिस्टम है जिसमें इस पूरी धरती को इल्यूजन कहा जाता है। ठीक है, उपनिषद में कहा गया है कि लोगों से कहा गया है कि ये जो भ्रम है, इस भ्रम से निकलो, और ये जो वैश्विक जीवन का भ्रम है इसको त्यागो, और जो रियल नॉलेज है, कहने का मतलब आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, उसके पीछे भागो भाई। ठीक है, अब उपनिषद के द्वारा ये ज्ञान दिया जा रहा है। ठीक है, अब इसी ज्ञान को ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, उन्होंने कह सकते हैं कि वो इससे इन्फ्लुएंस्ड हुए या इंस्पायर्ड हुए, है ना, और उपनिषद के टीचिंग्स को अपने राइटिंग्स में इन्वॉल्व किए। कहने का मतलब उनसे इंस्पायर होके अपना जो भी वो फिलोसफी लिखे वो उनसे इंस्पायर्ड था। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को भी वही प्रॉब्लम हुआ कि जितने भी है ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से जो प्रॉब्लम्स हुए हैं वो है ना सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो वो सुपर नेचुरल बीइंग के ऊपर फेंक दे रहे थे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है जो बहुत ही फेमस जर्मन फिलोसोफर हैं जिनका नाम है ना शोपेनहॉर। उनकी फ़िलोसफ़ी में हम लोगों को देखने को मिलता है वेदास और उपनिषद का ना एक बड़ा हिस्सा हम लोगों को उनकी फ़िलोसफ़ी में देखने को मिलता है। उनका जो फिलोसॉफिकल राइटिंग्स है उसमें देखने को मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो क्राफ्ट्स एंड टेक्नोलॉजी का फील्ड था उसमें इन एंशिएंट इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ब्रॉन्ज एज कल्चर है, ठीक है, मतलब हड़प्पन कल्चर है, उसी में हम लोग देखते हैं कि ये जो उस टाइम का जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन था, जैसे कि इजिप्ट का था, इसके अलावा मेसोपोटामिया का था, उन सब से काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता था हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, और इसमें हम लोगों को देखने को मिलता था कि हर शहर में हर शहर में जो मकानें बनी हुई थी वो फायर्ड ब्रिक्स की थी। कहने का मतलब पके हुए ईंटों की बनी हुई थी। ये 3000 ईसा पूर्व BC की बात हो रही है, बिफोर क्रिस्ट की बात हो रही है। ठीक है, और उसमें हम लोगों को टाउन प्लानिंग का मतलब आर्किटेक्चर का बेस्ट फॉर्म देखने को मिलता है, और ऐसा फॉर्म हम लोगों को है ना एंशिएंट जितने भी सिविलाइजेशन है उनके सिटीज़ में बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो समझिए कि हमारा क्राफ्ट या टेक्नोलॉजी कितना डेवलप था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग थोड़ा और ना करीब आ जाएं, जो हमारा आफ्टर क्रिस्ट का एरा है उसके करीब आ जाएं, तो हम लोगों को देखने को मिलता है जो इंडियन क्राफ्ट्समैन थे ना वो ग्रेट एक्सपर्ट्स थे डाइंग में और अलग अलग कलर्स बनाने में। कहने का मतलब जैसे कि हम लोग देखते हैं जो हमारा अजंता केव है उसमें जो पेंटिंग्स है क्या शाइनिंग है, और सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो इंडिया में जो बेसिक कलर्स बनते थे वो बहुत ही लस्टरस और लॉन्ग लास्टिंग होते थे। क्योंकि और इसका एग्जांपल हम लोगों को अजंता के केव में देखने को मिलता है कि अभी तक एकदम उनकी पेंटिंग्स में चमक बरकरार है, ऐसा नहीं कि धुंधला हो गया, जो कि 2nd सेंचुरी BC में ही बनना शुरू हुआ था। तो सोचिए इतना पहले का पेंटिंग अभी तक चमक रहा है, इतना खूबसूरत। तो मतलब जो एंशिएंट इंडियन थे वो डाइंग में एक्सपर्ट थे, है ना। तो अजंता की मूर्ति जो अजंता की पेंटिंग्स है वो इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो इंडियंस थे, है ना, एंशिएंट इंडियंस थे, वो कह सकते हैं कि बहुत एक्सपर्टीज़ हासिल कर लिए थे किसमें, स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में।
स्टील इन एंशियंट इंडिया बनाते थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टील बनाते थे, ठीक है। और ये जो क्राफ्ट था ये 2nd सेंचुरी BC के अराउंड है ना डेवलप हुआ था इंडिया में सबसे पहले, ठीक है। और जो इंडियन स्टील था वो काफ़ी ज़्यादा है ना अलग अलग दुनिया के देशों में एक्सपोर्ट किया जाता था। और ये शुरू के टाइम में है ना, और हम लोग देखते हैं जो लेटर टाइम्स है उसमें इसी स्टील को वुड्स है ना लोग कहने लगे अलग अलग जगह पे, ठीक है। उस टाइम पे पूरी दुनिया में कहीं और भी इतने स्ट्रॉन्ग है ना स्टील के तलवार नहीं बनते थे जितना इंडिया में बना है ना बनता था। और इसी वजह से जो इंडियन स्टील स्वॉर्ड्स थे है ना वो उनका जो डिमांड था बहुत ज़्यादा था, है ना। जो एशिया का रीजन है और जो ईस्टर्न यूरोप का रीजन है, इस सब से है ना एशिया टू ईस्टर्न यूरोप पूरा डिमांड में था इंडियन स्टील, क्योंकि बहुत स्ट्रांग होता था, बहुत ड्यूरेबल होता था, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा है ना एंशियंट इंडियन पॉलिटी पे भी नज़र दे दें तो हम लोग इस फील्ड में देखते हैं कि जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र है बहुत ही फेमस है ना। इसको जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा एंशियंट इंडियन सोसाइटी था उसमें पॉलिटी को लेकर तो कोई बात की ही नहीं जा सकती, क्योंकि इतना ज़्यादा डेवलप था है ना। जो हम लोग जो एंशियंट इंडियंस थे वो बड़े से बड़े एम्पायर, जैसे कि मौर्य वंश का एम्पायर है ना, जो मौर्य एम्पायर था, इतना बड़ा एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत आसानी से टैकल हो जाता था। और जितने भी है ना, अब क्योंकि जितना बड़ा एम्पायर उतना कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, तो मौर्य वंश जो मौर्य एम्पायर था उसके अंदर जो सोसाइटी थी वो बहुत कॉम्प्लेक्स थी, तो उसके प्रॉब्लम्स भी कई सारे थे। और इन सारे प्रॉब्लम्स को है ना कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया गया था कि कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। वो ठीक है, कौटिल्य को चाणक्य भी कहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में इंडिया तो काफ़ी रिच था, एंशियंट इंडिया, ठीक है। अशोक जो था, अब देखिएगा जो राजा थे है ना, जो मौर्य वंश के राजा थे अशोक, और कई सारे जो इंडियन है ना राजा हुए बाद में, वो हमेशा ये प्रैक्टिस करवाए कि इंडिया में रिलीजियस टॉलरेशन रहे। उस वक्त इंडिया नहीं कहते, वो उनके अपना एम्पायर है ना, उनके अपने एम्पायर में उन्होंने ये पॉलिसी अपनाया कि भाई रिलीजियस टॉलरेशन होना चाहिए। और इस बात पे ख़ास ध्यान दिया कि जो दूसरे धर्म के फॉलोअर्स हैं उनके भी विशेष को, उनकी भी इच्छाओं को रिस्पेक्ट दिया जाए, ठीक है। तो मतलब रिलीजियस टॉलरेशन कह सकते हैं हम लोग कि एक तरह से धर्मनिरपेक्ष है ना पूरा का पूरा सोसाइटी बनाने की कोशिश थी। इसके अलावा इंडिया जो है ग्रीस के अलावा ना, इंडिया और ग्रीस यही दो ऐसा जगह है जहाँ पे डेमोक्रेसी किसी न किसी फॉर्म में आई। इंडिया में भी डेमोक्रेसी का ना प्रैक्टिस हुआ, जो हम लोग महाजनपद में पढ़ते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे एक आदमी मोनार्की की तरह नहीं रूल करता था, बाकी हर ट्राइब्स के अपने अपने लीडर्स हुआ करते थे जो चुने जाते थे, फिर वो एक को चुनते थे। तो किसी न किसी फॉर्म में इंडिया और ग्रीस दोनों में शुरू में हम लोगों को डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है, बाकी दुनिया में और कहीं भी नहीं। तो कह सकते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिस हो चुका था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो साइंस और मैथमेटिक्स का जो फील्ड था उसमें जो एंशियंट इंडियंस थे वो कितना डेवलप थे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हम लोग सुने भी होंगे वैसे, लेकिन जो एंशियंट टाइम्स था ना, एंशियंट जो टाइम था, पीरियड था, उस टाइम पे रिलीजन और साइंस जो थे वो मिक्स थे, है ना, एक दूसरे के साथ लिंक थे। अब ये कैसे समझिए, तो जैसे एस्ट्रोनॉमी है ना, एस्ट्रोनॉमी एक फील्ड है जहाँ पे हम लोग प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम, इन सब की स्टडी करते हैं। तो उस टाइम पे रिलीजन से ये जुड़ा हुआ था, क्योंकि प्लैनेट्स को है ना क्या माना जाता था, गॉड्स। अभी हम लोग गॉड्स मानते हैं, जैसे शुक्र है ना, शनि, बृहस्पति, ये सब है ना, तो उनको है ना गॉड्स का दर्जा दे दिया गया प्लैनेट्स को। अब क्योंकि गॉड्स का दर्जा दे दिया गया तो अब उनके मूवमेंट्स को क्लोजली रेगुलेट है ना, ऑब्जर्व करने लगे लोग कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे कौन सा ग्रह मूव कर रहा है, क्योंकि उसी पे बेस्ड हम लोग है ना, हम लोग ज्योतिष विद्या के बारे में पढ़ते हैं कि उसी पे बेस्ड है, ठीक है। अब प्लैनेट्स के मूवमेंट का स्टडी होने लगा तो इससे एक और फ़ायदा हुआ कि लोगों को सीजन्स का पता चलने लग गया कि अच्छा ये ग्रह भी यहाँ पे है तो ये सीज़न है ना चल रहा है, अब ये ग्रह यहाँ देखने लगे, मतलब वो सीज़न आएगा, तो सीज़न का नॉलेज भी पता चलने लगे। अब सीज़न का नॉलेज से क्या हुआ, एग्रीकल्चर भी है ना इम्प्रूव होगा, एग्रीकल्चर के फील्ड में भी मदद मिलेगी। तो एस्ट्रोनॉमी जो है एंशियंट इंडिया में रिलीजन के साथ मिक्स होकर के काफ़ी ज़्यादा है ना प्रोग्रेस किया।
अब एक चीज़ देखिए, अब बात आती है कि सिर्फ ऐसा नहीं एस्ट्रोनॉमी में ही डेवलपमेंट है। अब जैसे ग्रामर का ही डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं, तो 5 जो सेंचुरी बीसी था, 5th सेंचुरी बीसी, इसमें पाणिनि ने जो है, ठीक है, संस्कृत के जो कह सकते हैं कि ग्रामर्स को, संस्कृत के ग्रामर को बनाया और एक बुक में कंपाइल किया जिसको कहते हैं अष्टाध्यायी। ठीक है, अब आखिर सांस्कृतिक ग्रामर की क्या ज़रूरत पड़ी? बहुत ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब मंत्र पढ़ा जाता है तो उसका उच्चारण बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो अब अच्छे से होने के लिए करेक्ट ग्रामर पता होना चाहिए, तो उसका करेक्ट ग्रामर सबसे पहले पाणिनि ने सिस्टमाइज़ किया और एक बुक में कंपाइल किया जिसको अष्टाध्यायी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा है ना 3rd सेंचुरी बीसी आते आते तक मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन, है ना, इन सब में डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था, वो भी सेपरेटली, ऐसा नहीं मिक्स हो के, अलग अलग तीनों फील्ड में हम लोगों को डेवलपमेंट देखने को मिला, जो कि हम लोग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे भी। ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ भी थोड़ा थोड़ा कंक्लूड करके पूरे बुक को चलना है। ठीक है, जैसे कि मैथमेटिक्स में जो एंशिएंट इंडियंस थे उनका 3 अलग अलग और मेजर कंट्रीब्यूशंस था। पहला था नोटेशन सिस्टम का, ठीक है, दूसरा था डेसिमल सिस्टम का, और जो तीसरा था वो ज़ीरो का क्या इम्पोर्टेंस था, और ज़ीरो का डिस्कवरी और ज़ीरो का यूज़ एंशिएंट इंडियंस के द्वारा, है ना। ये 3 डेवलपमेंट मैथ्स में मेजर हम लोगों को देखने को मिलता, और भी हम लोग देखेंगे आगे। ये 3 मेजर था। ठीक है, जो सबसे पहला हम लोगों को लिखित रूप में, है ना, जो एपिग्राफिक एविडेंस हम लोगों को डेसिमल सिस्टम का देखने को मिला है, ठीक है, वो देखने को मिला है 5th सेंचुरी एडी में, है ना, आफ्टर जो क्राइस्ट के बर्थ का आफ्टर जो डेट है ना, उसको कहते हैं एडी। तो 5th सेंचुरी एडी में सबसे पहला हम लोगों को जो डेसिमल सिस्टम है उसका एविडेंस देखने को मिला, और जो नोटेशनल सिस्टम था इंडिया का, वो, है ना, अरब्स के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया, और अरब्स जब ट्रेड के थ्रू पहुँचे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो वहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में भी ये नॉलेज पहुँचा। ठीक है, इनफैक्ट जो एंशिएंट इंडियंस थे, ठीक है, वो पहले थे जिन्होंने डेसिमल सिस्टम को यूज़ किया था, और आर्यभट्ट भी जो थे ना, वो भी डेसिमल सिस्टम्स के बारे में जानते थे। जो चाइनीज़ थे वो इन डेसिमल सिस्टम के बारे में बुद्धिस्ट मिशनरीज़ के द्वारा जाने, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड था वो अरब्स के द्वारा जाने। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो भी नॉलेज था वो स्प्रेड हुआ वेस्टर्न वर्ल्ड में, और थोड़ा, है ना, एशियन कंट्रीज़ में। ठीक है, ज़ीरो का जो डिस्कवरी था वो इंडियंस ने 2nd सेंचुरी बीसी में ही कर लिया। ठीक है, कहने का मतलब, अब आप बोलिए कि आर्यभट्ट ने किया था, और आर्यभट्ट जो थे वो, है ना, 5th सेंचुरी एडी के थे, लेकिन ऐसा नहीं। आर्यभट्ट से बहुत पहले भी जो एंशिएंट इंडियंस थे उन्होंने ज़ीरो का इस्तेमाल किया था। ज़ीरो का फॉर्म नहीं दिया था, लेकिन ज़ीरो को एक सेपरेट न्यूमरल की तरह से वो ट्रीट करते थे, और उसको, है ना, अरिथमेटिक के जोड़, है ना, जितने भी सम्स हैं उसमें वो यूज़ करते थे एज ए सेपरेट न्यूमरल। ठीक है, उसका फॉर्म बाद में कह सकते हैं कि एकदम क्लियरली यूज़ किया गया आर्यभट्ट के द्वारा। ठीक है, लेकिन आर्यभट्ट से काफ़ी पहले ही इंडियंस ज़ीरो को यूज़ किया करते थे, और जो ज़ीरो का यूज़ जो हम लोगों को अरब में देखने को मिलता है वो
873 AD में देखने को मिलता है, जो पहला यूज़ अरब में देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अरेबियन ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, वो इंडिया से ये नॉलेज लेके गए थे। ठीक है, अब देखिए जो अलजेब्रा का फील्ड है, ठीक है, अलजेब्रा आप लोगों को पता ही होगा, जहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है ना, वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। तो अलजेब्रा में जो कंट्रीब्यूशन है वो ग्रीक्स और इंडियंस दोनों का है। ठीक है, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में, है ना, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उसमें जो अलजेब्रा का नॉलेज आया वो ग्रीस से नहीं आया, बल्कि वो अरब्स के द्वारा ले जाया गया। और अरब्स फिर कहाँ से लाएंगे नॉलेज? तो इंडिया से ही नॉलेज लेके गए। तो इंडिया से अलजेब्रा का नॉलेज लेके अरब्स गए, वेस्टर्न वर्ल्ड में उसको फैलाया। और जबकि पैरेलली, है ना, ग्रीस में भी ये नॉलेज था, लेकिन उन लोगों को उतना पता नहीं था, वेस्टर्न वर्ल्ड जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में अलजेब्रा का कंसेप्ट इंडिया से गया। हड़प्पा में जो भी, है ना, ब्रिक कंस्ट्रक्शंस हम लोगों को देखने को मिलता है, तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि जो नॉर्थ, है ना, वेस्टर्न इंडिया में जो भी एंशियंट इंडियंस रहा करते थे, उनके पास मेज़रमेंट और ज्योमेट्री का काफ़ी बढ़िया नॉलेज था। क्योंकि हम लोग टाउन प्लानिंग में देखते हैं शेप्स, है ना, अलग अलग गली का, मतलब इसके अलावा ईंटा का मेज़रमेंट्स, इसके अलावा जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनका मेज़रमेंट बहुत परफेक्टली किया गया है। मतलब ज्योमेट्री का बहुत अच्छे से, या मेज़रमेंट का उनको बहुत अच्छे से ज्ञान था। ठीक है, और यही कारण कि शायद वहीं से जो वैदिक पीपल थे उनको नॉलेज शायद वहाँ से मिला होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा तो नॉलेज उससे फैला ही है। ठीक है, तो जो ऐसा माना जाता है कि जो वैदिक पीपल थे उनको वहाँ से बेनिफिट हुआ। और ये हम लोगों को कहाँ देखने को मिलता है? जो सिल्वा सूत्राज हैं, है ना, जो 5th सेंचुरी में लिखे गए हैं ऑलमोस्ट, है ना, 5th सेंचुरी BC में, है ना, उसमें ये देखने को मिलता है। क्योंकि सिल्वा सूत्राज में जितने भी रिचुअल्स होते हैं, सेक्रीफाइसेस होते हैं, उसमें अलग अलग शेप्स और मेजरमेंट दिए गए हैं कि किस चीज़ को कितना है ना अमाउंट में होना चाहिए। इसके अलावा जिसमें अग्नि देना है वो किस शेप का होना चाहिए, किस शेप पे बैठना है, ये सारा चीज़ दिया गया है। धर्म से रिलेटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्योमेट्री का नॉलेज दिखाता है। ठीक है, ठीक वैसे ही जो 2nd सेंचुरी BC में, है ना, अपस्तंभ है ना, उसने सबसे पहले कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का नॉलेज दिया। और उसने डिफाइंड किया कि जो ऑल्टर्स होते हैं, है ना, हवन कुंडी जिसको कह सकते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, है ना। मतलब एक राजा, स्पेशली वो एक, है ना, जो राजा जो है अगर हवन करवा रहा है, यज्ञ करवा रहा है, तो हवन कुंड कैसा होना चाहिए, या कैसा शेप होना चाहिए पूरे के पूरे, है ना, जहाँ पे सेक्रीफाइस हो रहा है उसका, ये डिस्क्राइब। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि एक्यूट एंगल, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल इसने डिस्क्राइब किया हुआ अच्छे से। ठीक है, एंगल्स को डिस्क्राइब किया हुआ। आर्यभट्ट जो है उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एरिया ऑफ ट्रायंगल को, है ना, पता करने का फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, मेथड निकाला था, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जब उसको पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो ट्रिगोनोमेट्री है हमारा, उसका ओरिजिन वहीं से है। मतलब आर्यभट्ट ने ट्रिग्नोमेट्री को कह सकते हैं कि डेवलप किया, या कह सकते हैं कि, है ना, उसका ट्रिग्नोमेट्री को पनपाया। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक ट्रायंगल का है ना, एरिया को लेकर के सारा कंसेप्ट है उस पर। ठीक है, तो सबसे इस टाइम पे जो एंशिएंट टाइम है ना, ये जो बिफोर क्राइस्ट कह सकते हैं कि लेट बिफोर क्राइस्ट और अर्ली, है ना, AD का जो एरा है, इस टाइम पे सबसे बेहतर या सबसे फेमस कोई वर्क है ना, तो वो है सूर्य सिद्धांत का। और कोई भी इस टाइम पे जितने भी ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं ना, है ना, कंटेम्प्रेरी ईस्टर्न कल्चर्स थे, सोसाइटीज़ थे, उसमें इस टाइप का, इस कंपेरिजन का कोई भी वर्क, कंपेरेबल वर्क इज़ टू बी फाउंड। कोई भी किसी भी तरह का किताब हम लोगों को इस कंपेरिजन का नहीं मिला है उस टाइम के सोसाइटी में। ठीक है, दो बहुत ही रिनाउंड, है ना, एस्ट्रोनॉमी के स्कॉलर्स, एक थे आर्यभट्ट और एक थे वराहमिहिर। ठीक है, आर्यभट्ट जो है वो 5th सेंचुरी में रहे, और जो वराहमिहिर थे वो 6th सेंचुरी, ये AD की बात हो रही है इसमें, है ना, वो रहे। आर्यभट्ट जो थे, है ना, उन्होंने बहुत ही एक्यूरेटली जो है वो प्लैनेट्स के पोजीशंस को कैलकुलेट किया,
और ये ना इस तरीके से कैलकुलेट किया जिस तरीके से बेबीलोनियन मेथड में दिया गया है कि उसको यूज़ करके इन्होंने प्लैनेट्स की पोजीशन को कैलकुलेट किया। इन्होंने लूनर और सोलर एक्लिप्सिस के कारण भी बताया कि क्यों चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है। इन्होंने जो है अर्थ का जो सरकमफेरेंस इन्होंने स्पेक्यूलेशन के ज़रिए किया, कह सकते हैं कि जो ऑब्ज़र्व किया उस पर अंदाज़ा लगा के, है ना जो कैलकुलेशन उन्होंने दिया है ना अर्थ के सरकमफेरेंस का, वो काफ़ी एक्यूरेट है। आज के ज़माने में भी अगर उसको हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट वही है ना जो साइंटिफिक मेथड से आ रहा है, ठीक उसी के करीब करीब आर्यभट्ट के इसके जो स्पेक्यूलेशन से कैलकुलेट किया गया था, है ना, वो डाटा ऑलमोस्ट मैच होता है। तो सोचिए कितना एक्यूरेटली उन्होंने है ना मेजरमेंट किया था। ठीक है, वो हीलियोसेंट्रिक सोलर सिस्टम पे भी बिलीव करते थे। कहने का मतलब सेंटर पे सूरज है, बाकी सारे प्लैनेट्स उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, उनका जो बुक था है ना, उस बुक का नाम था आर्यभट्ट, है ना, सॉरी आर्यभट्टिया। ठीक है, आर्यभट्टिया में ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। अब सोचिए आप, गैलीलियो गैलीली ने जब हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में कहा था तो बेचारे को ना जेल हो गई थी, है ना, कह सकते हैं उम्र कैद हो गई थी कि भाई, और जबकि ये रिसेंट है और आर्यभट्ट तब हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में बोल रहे हैं, है ना। और उस टाइम पे सोचिए किस तरीके का टॉलरेशन, है ना, मतलब इस इंडियन सोसाइटी में था टॉलरेशन की। ठीक है, लोग धर्म कुछ भी कह रहा हो, लेकिन अगर आपका अपना एक साइंटिफिक व्यू है या किसी भी तरह का व्यू है, लोग उसको रिस्पेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो इंडिया ऑल शुरू से ही ये देखने को मिला है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्ट किया है हर तरह के कल्चर को, हर तरह के सोच को। इसी वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है और इसीलिए कहा गया कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतने सारे है ना डाइवर्सिफाइड कल्चर्स हैं, लोग हैं, बिलीफ सिस्टम्स हैं, ठीक है, फिर भी हम लोग सब मिलके एक, है ना, कह सकते हैं कि भावना रखते हैं। जो ब्रह्मीर है ना का जो सबसे बेहतर वर्क है, सबसे फेमस वर्क है, वो है बृहत संहिता। ठीक है, जो कि 6th सेंचुरी में लिखी गई थी। उन्होंने क्या कहा था कि जो मून है ना, वो मून जो हमारा पृथ्वी है उसके चारों तरफ घूमता, जो कि पृथ्वी खुद है ना सन के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ घूमता है। तो कह सकते हैं एक तरह से हीलियोसेंट्रिक थ्योरी उन्होंने दिया, मतलब उन्होंने इस दिया, मतलब वो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के, है ना, साथ थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो ग्रीक वर्ड जितने भी वर्क्स थे उसको स्टडी किया और उसको यूटिलाइज़ किया प्लैनेट्स के मूवमेंट को एक्सप्लेन करने में और अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो कह सकते हैं कि जो हमारा एंशंट एस्ट्रोनॉमी था वो ग्रीक, है ना, से इन्फ्लुएंस था, लेकिन ग्रीक एस्ट्रोनॉमी को से इन्फ्लुएंस्ड होकर के एस्ट्रोनॉमी को बहुत आगे बढ़ाया। ठीक है, ये एंशंट इंडियंस ने किया। ठीक है, अब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जो इंडियन क्राफ्ट्समैन थे उन्होंने ना केमिस्ट्री के फील्ड में काफ़ी प्रोग्रेस किया। जैसे कि डायर्स जो थे, इंडियन डायर्स थे जो पेंट बनाते थे, उन्होंने शाइनिंग और लास्टिंग कलर्स को डिस्कवर किया, तभी तो अजंता की पेंटिंग्स में इस्तेमाल किया। इसके अलावा उन्होंने सबसे पहले ब्लू कलर को भी डिस्कवर किया। ठीक है, और जो इंडियन स्मिथ्स थे वो काफ़ी बढ़िया स्टील भी बनाते। तो कहने का मतलब केमिस्ट्री के फील्ड में भी अच्छा योगदान एंशिएंट इंडियंस का रहा। अब हम लोग देखेंगे एंशिएंट इंडियंस का जो डेवलपमेंट था मेडिसिन के फील्ड में। ठीक है, तो जितने भी एंशिएंट इंडियन फिजिशियंस थे वो एनाटॉमी को स्टडी किए ज़्यादातर। ठीक है, और अलग अलग तरह के मेथड्स को निकाला, किस लिए, बीमारी का पता करने के लिए, और अलग अलग तरह के मेडिसिन्स को, है ना, प्रिस्क्राइब किया, करवाया, है ना, यूज़ करवाया लोगों के द्वारा इलाज के लिए। ठीक है, जो सबसे पहला हम लोगों को मेडिसिन्स का मेंशन देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है, तो अथर्ववेद में मेडिसिन्स का मेंशन हुआ है सबसे पहले। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि उस टाइम पे जितने भी एंशिएंट सोसाइटीज़ थे दुनिया में, वो सब, है ना, कुछ हर्ब्स को के ज़रिए और साथ में थोड़ा जादू टोना ये सब मिला करके उसी के भरोसे इलाज किया करते थे कि हाँ भाई 4 मंत्र पढ़ा और उसके बाद कुछ खिला दिया। ठीक है, तो ये हो गया इलाज। इस टाइप से इलाज होता था उस टाइम पे। मतलब जो कह सकते हैं जो रेमेडीज़ थे वो चार्म्स, मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स के साथ थे। ठीक है,
एकदम साइंटिफिक लाइंस के थ्रू, साइंटिफिक लाइंस पे साइंटिफिक मेथड है ना, मेथड्स के थ्रू जो दवाई थी वो नहीं बनाई जा रही थी। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं जो 2nd सेंचुरी एडी आता है। ठीक है, इसमें इंडिया जो है वो 2 बहुत ही फेमस स्कॉलर्स आयुर्वेद का है ना बनाता है। कहने का मतलब कि इंडिया के 2 बहुत ही फेमस जो स्कॉलर्स थे आयुर्वेद के, वो 2nd सेंचुरी एडी तक में हम लोगों को पढ़ने को मिलते हैं। पहला है सुश्रुत और दूसरे हैं चरक। ठीक है, तो सुश्रुत जो है सुश्रुत संहिता में ये वो कहते हैं कि अलग अलग है ना बीमारियां हैं, तो उन्होंने ऑलमोस्ट 120 है ना औजार बताए इलाज के लिए, मतलब सर्जरी के लिए। तो बेसिकली उन्होंने सर्जरी के बारे में कहा। ठीक है, उन्होंने अलग अलग मेथड्स बताए सर्जरी करने के, जैसे कि कैटरेक्ट के सर्जरी के बारे में बताया है। ठीक है, पत्थर के है ना सर्जरी के बारे में बताया गया, और भी उन्होंने कई सारे सर्जरीज को बताया, और टोटल है ना ऑलमोस्ट 121 ऐसे औजार के बारे में बताया गया जिससे ऑपरेशन को सक्सेस मतलब ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। ठीक है, उनका जो मेन फोकस था है ना एक बीमारी के इलाज में, वो मेन फोकस रहता था इस डाइट पे और क्लीनलीनेस पे, कि एक पर्सन कैसा भोजन करता है और कितना साफ सुथरा रहता है ना, इसी पे डिपेंड करता है कि उस इंसान का हेल्थ कैसा होगा। चरक के द्वारा जो चरक संहिता लिखी गई है, ठीक है, वो एक तरह से इंसाइक्लोपीडिया की तरह काम करती है इंडियन मेडिसिन के लिए। ठीक है, उन्होंने कई तरह की बीमारियों के बारे में बताया, जैसे कि फीवर है ना, लेप्रोसी, हिस्टेरिया जिसको मिर्गी भी कहते हैं, और ट्यूबरकुलोसिस। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियों के बारे में लिखा। बहुत सारी बीमारियां जैसे कि टीबी, उनको पता भी नहीं था कि वो इन्फेक्शियस से फैलने वाला है, लेकिन फिर भी उस ज़माने में ही इन्होंने जितना भी कंट्रीब्यूट किया वो बहुत ज़्यादा था। तो कई सारी बीमारियों के बारे में बताया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने जो उनकी बुक है ना चरक संहिता, उसमें काफ़ी ज़्यादा है ना हर्ब्स के नाम दिए गए हैं, जो प्लांट्स थे हर्ब्स से जिनको दवा की तरह यूज़ किया जाता था, उनका काफ़ी ज़्यादा अमाउंट दिया गया है। तो अब देखिए, ये जो चरक संहिता बुक है, ये सिर्फ और सिर्फ दवा बनाने के लिए नहीं यूज़फुल है, बल्कि वो इसलिए भी यूज़फुल है ताकि जो एंशियंट इंडियन फ्लोरा है ना, उस टाइम पे है ना इंडिया में किस टाइप का पेड़ पौधा उगा करता था, उसका भी जानकारी हम लोगों को वहाँ से मिलता है, और साथ में किस तरह से दवा बन रही है, तो मतलब केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। तो जो एंशियंट इंडियन केमिस्ट्री है और जो एंशियंट इंडियन फ्लोरा है, उसकी भी जानकारी जो है हम लोगों को इस बुक में मिलती है। ठीक है, अब ये इतना ज़्यादा फेमस कह सकते हैं कि थे कि उसके बाद जो चरक के डेथ के बाद जो कई सारे सेंचुरीज़ है ना गुजरी, उन सारे सब्सिक्वेंट सेंचुरीज़ में जो इंडियन मेडिसिन था वो चरक के ही है ना बिछाए गए रास्ते पे डेवलप हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एंशियंट इंडियंस का डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, तो जो एंशियंट इंडियंस थे उन लोगों को बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी का नॉलेज नहीं था, बहुत कम था। ठीक है, जो स्पेशली जो ज़मीन है ना इंडिया के बाहर के देश कह लें एक तरह से, उनके बारे में तो उनको ज़्यादा नॉलेज था ही नहीं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो पुराण्स हैं है ना, जो पुराण में लिखा हुआ है, जो महाभारत और रामायण में जो भी जगह के नाम लिखे गए हैं, बहुत एक्यूरेटली लिखे हुए हैं, जितने माउंटेन रेंजेस हैं, जितने नदियां हैं। ठीक है, इसके अलावा तीर्थ के जो स्थान हैं और जो अलग अलग है ना कह सकते हैं कुछ रीजन्स हैं कंट्री के, उसका वहाँ पे वर्णन किया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है पुराण में, और है ना जो महाभारत और रामायण है, महाभारत और रामायण है उसमें। तो मतलब थोड़ा थोड़ा तो ज्योग्राफी का नॉलेज था। ठीक है, जो एंशियंट इंडियंस थे उनको ये तो पता था कि भाई चाइना कहीं ना कहीं है, तभी तो चाइनीज़ लोग यहाँ आ रहे हैं, या जो भी वेस्टर्न कंट्रीज से ट्रेड करने आ रहे हैं, मतलब कहीं से तो आ रहे हैं ना, वो उस जगह के बारे में वो जानते तो थे। लेकिन ठीक है, उनको ये नहीं पता था कि वो जगह कहाँ पे है या इंडिया से कितने दूरी पे है, तो ये उनको पता ही नहीं। ठीक, अब क्या ना कि अर्ली टाइम्स पे ये थोड़ा बहुत है ना एंशियंट इंडियंस को नेविगेशन का नॉलेज हुआ। ये जो नॉलेज था ये शिप बिल्डिंग में है ना, जो शिप बिल्डिंग का जो क्राफ्ट होता है उसमें इस नॉलेज का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हुआ। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ कि भाई नेविगेशन में इंडिया जो एंशियंट इंडियंस थे वो ज़्यादा डेवलप नहीं किए? वो इसलिए क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पावर्स था,
ठीक है, जहाँ भी पॉलिटिकली है ना इम्पोर्टेंट जो सिटीज़ हुआ करते थे वो जो है कोस्ट से, समुद्री तट से काफ़ी दूर हुआ करते थे, जैसे कि राजगीर हो गया, है ना, पटना हो गया, तो दिल्ली हो गया, ये सब जो थे ये सब कोस्ट से काफ़ी दूर के एरिया में थे, पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट सीट्स थे, ठीक है, जहाँ पे राजा वाजा या फिर जो भी उस टाइम पे ना हेड रहे होंगे वो लोग बैठा करते थे, ठीक है। अब इसी वजह से ये तो पहला कारण, इसी वजह से नेविगेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि दूसरा कारण और भी है कि अब क्योंकि है ना जो समुद्री किनारा था उससे काफ़ी दूर थे और समुद्र की तरफ से उनको कोई खतरा भी नहीं था हमला का, ठीक है, जो इंडियन पेनिनसुलर रीजन है वहाँ से कोई हमला का भी खतरा नहीं था, तो इसलिए उन लोगों ने ज़्यादा है ना समुद्री खोज में, नेविगेशन में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया ही नहीं। अब हम लोग देखेंगे आर्ट एंड लिटरेचर में एंशिएंट इंडिया का है ना कितना कंट्रीब्यूशन रहा। तो जो एंशिएंट इंडियन जो मेसन्स थे, कह सकते हैं कि मिस्त्री लोग थे, है ना, जो क्राफ्ट्समैन थे, वो काफ़ी वंडरफुल है ना वर्क्स का हम लोगों को एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे जैसे घर बना तो कितना परफेक्टली उन्होंने है ना घर को प्लानिंग में बनाया, तो ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा उस टाइम पे जो आर्ट था वो डेवलप्ड था इंडिया में, ठीक है, हड़प्पन टाइम्स के टाइम पे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं जो अशोकन पिलर्स हैं, है ना, मोनोलिथिक पिलर्स, एक ही चट्टान के बने हुए पिलर्स जो हैं, है ना, जिनको मोनोलिथिक पिलर्स कहते हैं, वो जो हैं सिर्फ इसलिए नहीं फेमस हैं कि बस वो पहाड़ के बड़े से टुकड़े हैं, सॉरी पहाड़ के बोलते हैं, पत्थर के बड़े से टुकड़े हैं, बल्कि वो इसलिए फेमस हैं क्योंकि एक तो उस पर लिखा हुआ है उस टाइम का जो भी अशोक ने लिखवाया, ठीक है, उस टाइम से रिलेटेड। इसके अलावा उसका जो पॉलिश है ना वो काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग है, काफ़ी चमकदार है। अब ये समझ नहीं आता है लोगों, मतलब जो भी रिसर्चर्स हैं उनको, कि भाई छोटे मोटे बर्तनों पे इस टाइप का पॉलिश करना आसान है, लेकिन इतने बड़े बड़े पिलर्स पे उतना इंट्रिकेट डिज़ाइंस को ना पॉलिश कर लेना पता नहीं कितना, मतलब कितने एक्सपर्ट लोग रहे होंगे वो लोग, ठीक है, क्योंकि इसका जो पॉलिश है ना वो नॉर्दर्न ब्लैक जो है ना पॉलिश्ड वेयर है ना NBPW हम लोगों को देखने को मिलता है, उससे मैच करता है, ठीक है। तो मौर्य के जो पॉलिश पिलर्स थे वो सिर्फ पॉलिश के लिए फेमस नहीं, बल्कि उनके ऊपर जो है ना स्टैचूज़ ऑफ एनिमल्स भी माउंट किया हुआ है, जानवरों के स्टैचूज़ भी रखे हुए हैं, ठीक है, जैसे कि लाइन कैपिटल हो गया, एलिफेंट कैपिटल हो गया, जिसमें से लाइन कैपिटल वाला जो है ना वो जो इंडिया है ना रिपब्लिक ऑफ इंडिया, उसका नेशनल एम्बलम भी बनाया गया। आपको तो पता ही होगा जो नेशनल एम्बलम है उसमें हम लोगों को देखने को मिलता है अशोकन चक्र, है ना, अशोका का चक्र, ठीक है, और जो 4 लाइन देखने को मिलता है ना वो एम्बलम में, वो भी अशोका के ही पिलर के ऊपर का कैपिटल, ठीक है। अब अगर हम देखें तो अजंता जो है वो एशियन आर्ट का बर्थ प्लेस है, ठीक है, जो एशियन आर्ट डेवलप हुआ, कह सकते हैं कि बहुत अच्छे लेवल का जो हम लोगों को एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो अजंता के केव में देखने को मिलता है। वहाँ पे ऑलमोस्ट 30 केव टेम्पल्स हैं, ठीक है, जो कि 2nd सेंचुरी BC से लेकर के 7th सेंचुरी AD तक के बीच में बनाए हुए हैं, जितने पेंटिंग्स हैं, जितने भी वहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो ये पेंटिंग्स हैं वो गुप्ता पीरियड से बिलोंग करती हैं, कहने का मतलब गुप्ता पीरियड में आर्ट काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ, इसलिए गुप्ता पीरियड को हम लोग गोल्डन पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पेंटिंग्स हैं इनका जो थीम्स है ना वो इस कंसेप्ट पे बेस्ड है कि बुद्धा के कितने प्रीवियस इनकारनेशंस हुए और उनकी स्टोरीज से रिलेटेड ये सारी पेंटिंग्स है। इसके अलावा कुछ जो है ना एंशिएंट लिटरेचर से भी उठाया गया वहाँ पे पेंटिंग हम लोगों को देखने को मिलता है, जो एंशिएंट लिटरेचर था उससे इन्फ्लुएंस होकर के पेंटिंग्स उसमें हम लोगों को देखने को मिलता है बुद्धा के पेंटिंग्स के अलावा। अब ये है ना कि जो इंडियन आर्ट का जो स्पिरिट है, जो भी इंडियन आर्ट फैला उसका पूरा का पूरा फोकल पॉइंट क्या है, वो है गांधार, जो इंडिया का जो आर्ट नेबरिंग कंट्रीज में जैसे कि अफगानिस्तान में और सेंट्रल एशिया में फैला, उसका जो मेन फोकल पॉइंट है वो है गांधार आर्ट, ठीक है। ये आर्ट कैसे बना, जो इंडियन आर्ट का कुछ एलिमेंट्स है उसको है ना जो कह सकते हैं कि सेंट्रल एशियन और हेलेनिस्टिक जो आर्ट है उसके साथ फ्यूज कर दिया गया, और इन तीनों के फ्यूजन से जो आर्ट बना उसको हम लोग क्या कहते हैं, गांधार स्टाइल या गांधार आर्ट कहते हैं, ठीक है।
तो जो सबसे पहला बुद्धा का स्टैचू बना था वो इसी स्टाइल में, गांधार स्टाइल में ही बना है। ठीक है, अब इसका फीचर्स क्या है? इसका फीचर्स, इसमें बाकी सारी चीज़ें जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें से ज़्यादातर चीज़ें जो है वो इंडियन फीचर्स हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं। लेकिन हेड का जो साइज़ और प्रेजेंटेशन है, हेड कैसा दिखेगा, और जो भी क्लोथिंग है, ड्रेपरी है, वो ग्रीक इन्फ्लुएंस को दिखाता है। आप भी अगर देखना चाहें तो पुराना फ़ोटोज़, ठीक है, गांधार लिख दीजिएगा, बुद्धा ना स्टैचू ऑफ गांधार RTI स्टाइल, उसमें आ जाएगा। और नॉर्मल को एक देख लीजिएगा, उसमें आपको देख के पता चल जाएगा जो हेड का साइज़ है। ठीक है, और जो गांधार स्टाइल का जो आपको पेंटिंग देखने को मिलेगा उसमें ज़्यादा बड़ा दिखेगा और नॉर्मल में अलग दिखेगा। इसके अलावा कपड़े का पहनावा भी और डिज़ाइन भी अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल इंडियन आर्ट में जो है बाकी दो आर्ट को फ्यूज़ कर दिया गया है। ठीक है, अब जो साउथ इंडिया में जो टेम्पल्स है ना स्टोन के बनाए गए थे, वो उनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर के हम लोगों को उसी मॉडल पे बेस्ड जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देशों में है ना इसी मॉडल पे टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। जैसे कि दो फेमस मैंने पढ़ाया भी है, जैसे कि अंकोर वाट जो कैम्बोडिया में है वो, और जो बोरोबुदुर टेम्पल है जावा में, इन दोनों में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? बहुत ही अच्छे लेवल का स्टोन वर्क देखने को मिलता है। तो मतलब ये साउथ इंडिया का ही स्टोन का जो टेम्पल का आर्ट है वो वहाँ है ना गया था। ठीक है, अब राइटिंग के फील्ड में देखते हैं कि जो राइटिंग है इंडिया में है ना वो मिड 3rd मिलेनियम BC में ही देखने को मिलता है। कहने का मतलब इंडिया में जो सबसे पुराना है ना राइटिंग का एविडेंस है वो है हड़प्पन कल्चर का जो है ना हड़प्पन कल्चर का जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें जो देखने को मिलता है वो हम लोगों का अर्लीस्ट राइटिंग है। ठीक है, हालांकि ये स्क्रिप्ट अभी तक डिसिफर नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी वो राइटिंग तो है हमारा। ठीक है, वो हमारा स्क्रिप्ट तो है, तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत पहले ही डेवलप हो चुके हैं इस फील्ड में, राइटिंग के फील्ड में। ठीक है, हिस्टोरिकल टाइम्स में हम लोगों को देखने को मिलता है ना एक जो मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट है नालंदा का। ठीक है, जो नालंदा यूनिवर्सिटी था एंशियंट टाइम का, उसने क्या किया था, अलग अलग है ना इंडिया के अलग अलग पार्ट से, इसके अलावा तिब्बत और चाइना से भी कई सारे स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। और जो एग्ज़ामिनेशन का वहाँ स्टैंडर्ड था वो बहुत बहुत टफ था। ठीक है, सिर्फ वही नालंदा यूनिवर्सिटी में पास करके बैठ करके पढ़ सकता था, जो कि है ना द्वार पंडित के द्वारा प्रिस्क्राइब कर दिया गया। कहने का मतलब गेट पे ही उसका टेस्ट हो जाता था और द्वार पंडित लोग बोल दिए कि अब आप अंदर जा सकते हैं, तो जाते थे, नहीं तो वहीं से वापस। और बहुत टफ हुआ करता था, इसलिए द्वार पंडित को हम लोग क्या कहते हैं, स्कॉलर एट द गेट। गेट पे ही जो स्कॉलर्स आपका है ना जो नॉलेज उसको चेक कर ले एडमिशन के लिए, और ये प्रिस्क्राइब करते थे, तभी जाके यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला करता था। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो जो अर्लीस्ट रेसिडेंशियल कम टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब कहने का मतलब जहाँ पे लोग रह करके पढ़ते हैं, उसका जो अर्लीस्ट है ना कुछ एग्जांपल्स हैं या कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से एक है नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसमें हज़ारों मॉन्क्स पढ़ा करते थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि फ़िलासफ़ी और मेडिटेशन के लिए भी आते थे यहाँ ना, ये सब चीज़ें भी सिखाई जाती थी। तो थाउजेंड्स ऑफ मॉन्क्स यहाँ रहते थे, इसलिए ये एक है ना रेसिडेंशियल कम टीचिंग इंस्टीट्यूट था। लिटरेचर के फील्ड में इंडिया जो एंशियंट इंडियंस को सबसे कह सकते हैं कि पुराना जो लिटरेरी वर्क है एंशियंट इंडियंस का वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि जो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस का फैमिली है उसका सबसे पुराना स्पेसिमन है, सबसे पुराना लिखा गया है ना, कह सकते हैं कि जो स्पेसिमन है ना वो ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद से सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि हम लोगों को जो हिंदुइज़्म है उसी का पता चलता है, बल्कि ऋग्वेद के ही बेसिस पे हम लोगों को जो आर्यन कल्चर है उसका नेचर डिटरमाइन करने में आसानी हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है, आर्यन पीपल के द्वारा है ना यूज़ किया जाता है, तो आर्यन कल्चर हम लोगों को है ना इसी ऋग्वेद से देखने को मिलता है, थोड़ा झलक उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, गुप्ता टाइम्स में कालिदास बहुत फेमस थे। कालिदास के ने कई सारे है ना ड्रामाज लिखे, जिनमें ठीक है सबसे फेमस जो है वो है अभिज्ञान शकुंतलम,
जो कि दुनिया के लगभग सभी इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुका है। तो इंडिया आर्ट, लिटरेचर, साइंस, ठीक है, टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट्स, पॉलिटी, हर तरह के फील्ड में इंडिया काफ़ी डेवलप्ड था। और वहाँ से है ना, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और जो अरबियन कंट्रीज़ हैं ना, उनमें कह सकते हैं कि उनमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो इंडिया का था। ठीक है, तो खैर आज के चैप्टर में इतना ही। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, और इसी के साथ हमारा पूरा बुक कंप्लीट होता है एंशिएंट इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो मेडिवल हिस्ट्री है इंडिया का, मेडिवल इंडिया का, है ना, वो हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए।